आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी, मजीद 2 शिकार कर लिए। दोनों मरीज एलाइड अस्पताल में लाए गए, आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिए गए। रमासाल अस्पतालों में रिपोर्ट मरीजों की तादाद 514 हो गई। एलाइड अस्पताल में 353 और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 161 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि महकमा सेहत के मुताबिक रमासाल डेंगू से 3 मरीज जाँ बहक भी हुए हैं। और यहां आपको बताएं, हुकूमत पाकिस्तान ने एक्सपोर्टर्स को खुश कर दिया। सेल्स टैक्स रिफंड्स की शक्ल में एक्सपोर्टर्स को वाजिबात अदा कर दिए गए। 30 नवंबर तक जारी पेमेंट ऑर्डर्स की अदायगियां मुतालिका बैंक के जरिए की गईं। 40 अरब रुपए के करीब रुके हुए रिफंड जारी होने से एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट मिलेगी। एक्सपोर्टर्स ने तसलसल जारी रहने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स के लिए खुशाइंद खबर और एक्सपोर्टर्स का एक बड़ा मुतालबा 2 माह से जायद के अरसे से आरपीओज रुके हुए 30 अरब से जायद के जो रिलीज पेमेंट ऑर्डर, यानी कि अगर एक सेल टैक्स मद के अंदर जो बड़ी अमाउंट है वो गवर्नमेंट के पास होल्ड पड़ी थी। एक एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करता है तो अपने कागजात एफबीआर के अंदर जमा करवाता है कि मेरे रिफंड जो है सेल टैक्स के जो 17% काटा जाता है वो वापस कर दिए जाए, क्योंकि मैं एक्सपोर्टर हूं। तो उसके लिए एक आरपीओ जारी होता है जिसे रिलीज पेमेंट ऑर्डर कहते हैं। उस जारी होने के बाद पाकिस्तान के अंदर कानून बनाया गया कि 72 घंटे के अंदर अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी एक्सपोर्टर के अकाउंट के अंदर। लेकिन गुज़िश्ता 2 माह से किसी किस्म की रकम जो है वो जारी ना होने से एक बड़ा कैश फ्लो का मसला बन गया था और लिक्विडिटी क्रंच जो है उसका सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक्सपोर्टर ये कह रहे थे आलमी ऑर्डर्स हम लेने से कासर हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कि नए ऑर्डर्स बना के भेजें, क्योंकि हुकूमत के पास बड़ी तादाद के अंदर एक एक एक्सपोर्टर का करोड़ों रुपया जो है वो होल्ड हो चुका था। हुकूमत की जानिब से 30 नवंबर तक जारी होने वाले आरपीओ जो हैं उनके पैसे जारी कर दिए गए, जबकि मजमूई तौर पर देखें तो कमोबेश 200 अरब से जायद के रिफंड से एक्सपोर्टर का कहना है कि खुशाइंद है। 30 अरब से जायद के रिफंड जारी कर दिए गए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि जो बाकी वाजिबुल अदा पैसे हैं आरपीओ जारी होने वाले रुके हुए हैं, कोई वजूहात के बिना के ऊपर एफबीआर के अंदर रुके हैं, उनको भी फिलफौर जो है वो रिलीज कर दिया जाए, उनके लिए आरपीओ जारी किए जाए और पैसे रिलीज किए जाए, ताकि पाकिस्तान का जो बरामदात का ग्राफ गिर रहा है उसे थामा जा सके। और खासतौर पर इसके अंदर एप्टमा की जानिब से जो 40 अरब के करीब रुके हुए रिफंड जारी कर दिए गए। मोहम्मद बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, एक तरफ सोई गैस का बहरान तो दूसरी तरफ मुतबादिल ईंधन तुक्का की भी किल्लत। कोयला, कपड़ा, लकड़ी जला नहीं सकते, जो जला सकते हैं वो दस्तयाब नहीं। हुकाम बता दें कि सनत कैसे चलेगी, सनतकारों के तहफुजात बढ़ने लगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा सनतकारों की मुश्किलात के हवाले से। इंडस्ट्री के हवाले से बात करें और गैस की सप्लाई तकरीबन ना होने के बराबर है। मुतबादल ईंधन जो तुक्का जिसे कॉर्न कॉप भी कहा जाता है वो भी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। पहले महंगा होता रहा और अब उसकी दस्तयाबी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इंडस्ट्री किस तरीके से चलाई जाए, इंडस्ट्री को चलाए रखने की तमाम वजूहात जो हैं वो खत्म होती चली जा रही हैं। हमारे साथ इंजीनियर एहतशाम जावेद मौजूद हैं, साबिक सदर हैं फैसलाबाद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक चेयरमैन भी हैं एप्टमा के। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। शाम भाई, पहले ही इंडस्ट्री बहुत सारे मसाइल से दो चार है। बिजली गैस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा डीएलटीएल रिफंड्स मिल नहीं रहे, उसके ऊपर जो आपको फ्यूल जो बेसिक नीड है वो महंगी मिल रही है लेकिन अब मिल भी नहीं रही, और मुतबादल ईंधन भी मौजूद नहीं है। फैक्ट्रियाँ चलेंगी कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज, देखो ये स्टोरी वहां से शुरू होती है। आपको पता है सर्दियां आते साथ ही गैस की शॉर्टेज हो जाती है जी। लेकिन कभी गैस की अवेलेबिलिटी इस कदर कम नहीं होती थी कि इंडस्ट्री आपकी बंद हो जाए। हर इंडस्ट्री के पास उस 2-3 माह का मुतबादल निज़ाम मौजूद होता था। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज की वजह से कोल की दरामद हो नहीं रही, उस तरह आ नहीं रहा। कोल की हाई प्राइसेस हो गई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अच्छा, फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो हुई कुछ हमारे मामलात भी इसके अंदर हो गए, गवर्नमेंट के हो गए। तो मैं ये पूरे का पूरा 7-8 माह का जो इम्पैक्ट है ना, अब आगे इंडस्ट्री इसके अंदर बुरे हालात का शिकार होगी। तो जो हमारा अपना फ्यूल था जिसे मैं ग्रीन फ्यूल कहता हूँ, और ऑलवेज क्योंकि उससे हमारा बहुत बड़ा ज़र मुबादला बचता है। हमारी बम्पर प्राइस थी कॉर्न की, उसका जो कॉर्न कॉप जिसे हम तुक्का बोलते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो गई है। क्यों? फसल का गैप मौजूद है। तो जिन लोगों के पास स्टॉक था वो अपने दामों के ऊपर ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद नहीं है, कंट्रोल है शिराज किसी का तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका शिराज।
आगे बढ़े और आपको बताएं, सर्दी में इजाफा होते ही देहातों में लकड़ी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। फी मन लकड़ी 800 से 1000 रुपए फी मन में फरोख्त हो रही है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वकास जमील। जी वकास। बिल्कुल जी, सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और साथ साथ जो है लकड़ी का रेट भी, उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। अगर देहातों की बात की जाए तो वहाँ पर गैस जो है वो मुयस्सर नहीं है और देहाती जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये लकड़ी है ये भी आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। तो इसी वाले से बात भी कर लेते हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? लकड़ी काफ़ी महंगी हो चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, लकड़ी का जो इस वक्त रेट है वो तकरीबन 1000 रुपए से लेके 800 रुपए तक है। जो अच्छा बालन है वो तकरीबन मिल रहा है हमें 1000 रुपए फी मन। जो ब्रीक बालन है वो हमें मिल रहा है तकरीबन 800 रुपए का। तो इसलिए हम लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि हमारी हाल के ऊपर रहम किया जाए। इस हुकूमत को हम अपील करते हैं, ये जो हमारी मुश्किलें हैं ये इसके ऊपर गौर करें, बालन के ऊपर, लकड़ी के ऊपर गौर करें और गैस के ऊपर जो है वो भी कुछ ना कुछ हमें सब्सिडी दे। गैस जो है, हमें पहली तो बात है कि हमारे गांव में देहातों में गैस नहीं है। जो सिलेंडर है वो सिलेंडर हमें मिल नहीं रहा, वो 3000 रुपए का 3500 रुपए का हमें सिलेंडर मिल रहा है। उसमें भी जो गैस है वो भी पूरा नहीं होता, उसका वजन जो है वो भी चेक कर लो, वो भी वजन पूरा नहीं है उसका। अगर दुकानदार से बात करते हैं वो कहते हैं पहले हुकूमत पीछे गैस से की फराहमी को यकीनी बनाए। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका वकास। और अभी आपको बताएं, चन्योट में होटल मालिकान ने रोटी की कीमतें बढ़ा दी हैं। रोटी 15 और नान 25 से 30 रुपए में बेचा जाने लगा। खरीदारों का कम वजन रोटी मिलने का शिकवा भी सामने आ गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, बताइएगा मजीद क्या कहना है खरीदारों का? जी, महंगाई ने आम आदमी का जीना जो है वो दोबर कर दिया। दूसरी तरफ आए रोज महंगाई की वजह से खरीदार जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं और होटल मालिकान की जानिब से एक दफ़ा फिर से रोटी की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। इसी तरह नान की कीमत 25 से 30 रुपए और रोटी जो है वो 15 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जिस वजह से जो खरीदार हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, रोटी की कीमतें बढ़ गई हैं? जी बिल्कुल जी, रोटी की कीमत बढ़ा दी गई है, नान की कीमत बढ़ा दी गई है और मतलब कि होटल मालिकान का अपना रेट है। जो भी मतलब कि जिस होटल पे जाएं उसका अपना रेट होता है और गैस घर में मौजूद नहीं होती। अगर घर में गैस मौजूद हो तो लोग घरों में ही नाश्ता बनाएं और रोटी की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जी, क्या मुतालबा करें? गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए और सब दी जाए, यही मेरा कहना। बिल्कुल जी, होटल मालिकान का दूसरी तरफ कहना है कि आज रोज़ जो गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं। आटा जो है वो नायाब होना शुरू हो गया है, जिस वजह से उन्हें ब्लैक में महंगा आटा जो है वो खरीदना पड़ रहा है, जिस वजह से बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चकझुमरा में गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल चक 166 को हाई लेवल का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया। 2 करोड़ 10 लाख रुपए लागत आएगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान। चक नंबर 166 चकझुमरा के गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल को हाई स्कूल लेवल तक का दर्जा देने का फैसला किया गया है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इसको स्कूल की तमीर मरम्मत का काम सरंजाम देगा और स्कूल को मिडिल से हाई स्कूल तक दर्जा देने पर 2 करोड़ 10 लाख लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से जो है वो तखमीना लागत महकमा स्कूल एजुकेशन और CEO एजुकेशन फैसलाबाद को भी अरसाल कर दिया गया है और ये तमाम तर जो सिफारिशात हैं वो महकमा तलीम फैसलाबाद की जानब से महकमा बिल्डिंग को भिजवाई गई थी और स्कूल को मिडिल से हाई तक का दर्जा देने के हवाले से महकमा बिल्डिंग की जानब से तमाम तर जो है वो तखमीना लागत तैयार कर लिया गया है। माली साल 2022 और 23 में स्कूल की तमीर मरम्मत का काम जो है वो सरंजाम दिया जाएगा। महकमा बिल्डिंग की जानब से जो है वो स्कूल की अपग्रेडेशन का जो है वो मरासला एक्सियन और महकमा तलीम को इरसाल कर दिया गया है और स्कूल की अपग्रेडेशन के बाद जो है चकझुमरा मरासला भी इरसाल कर दिया गया। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में नए इमरजेंसी वार्ड की तामीर को ब्रेक लग गई। ज़ेरे तामीर इमारत के ऊपर हाई ट्रांसमिशन लाइन मौजूद फेस्को की जानिब से हटाई ना जा सकी। तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, जंग के शहरियों के लिए बुरी खबर है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में नई बनने वाली इमरजेंसी का काम एक दफ़ा फिर जो है वो रुक गया है। इमरजेंसी के बिल्कुल ऊपर से फेस्को की हैवी ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है, जिसकी वजह से जो है वो इमरजेंसी का काम इल्तवा का शिकार हो रहा है। मेरे कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सकते हैं कि इस टाइम जो है वो फेस्को की लाइन गुजर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ख़तरा था कि जानी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर काम रोक दिया गया है। इसी
پر जो है वो CEO हेल्थ डॉक्टर जफर इकबाल का कहना है कि हमने फेस्को हुकाम को आगाह किया है इसके बारे में, ताहम फेस्को हुकाम की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 90 बेड की एमरजेंसी है, जहां पर तकरीबन डेली का 130 से ज़ायद पेशेंट जो है वो एडमिट होते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए DHQ में नई एमरजेंसी बनाने का फैसला किया गया था। 2 साल कबल ये शुरू किया गया था मंसूबा, जो कि 1 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन ताहम सुस्त रवि का शिकार होने के बायस ये मंसूबा एक दफ़ा फिर इल्तवा का शिकार होता नजर आ रहा है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, पुलिस कानून की मुहाफिज मगर फैसलाबाद पुलिस सबसे बड़ी कानून शिकन बन गई। CI स्टाफ सदर ने समंदरी सब जेल पर कब्जा कर लिया, हवालात और फासिल बना दिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस कानून की मुहाफिज होती है मगर फैसलाबाद पुलिस खुद सबसे बड़ी कानून शिकन बन गई। फैसलाबाद पुलिस ने अपनी चौकियां बनाने के लिए जहां दीगर महकमों की जमीन पर कब्जा किया, वहीं पर सब जेल समुंदरी की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। सब जेल समुंदरी की मंजूरी 2018 में हुई, उसके बाद वहां पर तामीर के अमल का आगाज कर दिया गया। अभी तामीर मुकम्मल होने के मरहले में शुरू हो चुकी थी कि 2020 में आज से 2 साल कबल CI स्टाफ फैसलाबाद सदर डिवीज़न ने सब जेल समुंदरी के एडमन ब्लॉक पर कब्जा कर लिया। 2 साल से एडमन ब्लॉक पर CI स्टाफ के कब्जा की वजह से सब जेल समुंदरी की जो तामीर है वो इल्तवा का शिकार होती जा रही है। जेल हुकाम की जानब से मुतअद्दिद बार फैसलाबाद के पुलिस हुकाम को मरासले भिजवाए गए, याद दहानी के लेटर भिजवाए गए, जिसमें इस्तदा की गई कि सब जेल समुंदरी को फिल फोर तामीर करना मकसूद है। समुंदरी सर्कल के जितने भी थाने हैं वहाँ पर जो मुलजमान जुडिशल कस्टडी में भिजवाए जाते हैं उनको सब जेल समुंदरी में मुंतकिल किया जाना नागुज़ीर है। उन मरासलों में यह भी बताया गया कि फैसलाबाद की सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल पर कैदियों का बेइंतहा बोझ या गुंजाइश से ज्यादा कैदी वहाँ पर मौजूद कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, हुकूमत की अजब पॉलिसियां। बैंक की जानिब से लेटर ऑफ क्रेडिट बंद होने पर बुनियादी जरूरियात की अशिया की बरामदात को भी ब्रेक लग गई। अद्वियात के खाम माल की आमद बंद होने से बहरान का खदशा पैदा हो गया है। कंपनियों की जानिब से डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर्स वसूली का अमल भी रोक दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं, अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस। तो बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेवल अप करने के लिए जो है बैंकों से लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसको जो है ताख़ीर का शिकार करने और उसको बाकायदा तौर पर रोकने के हवाले से इक़दाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसके बायस इंपोर्टर्स को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर अद्वियात की सूरत हाल में शदीद तरीन बहरान की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। मेरे साथ चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मेंबर जो हैं इरफान अली मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है किस हद तक मसाइल का सामना हो सकता है अगर जो है बरामदात जो है वो रोक दी जाए तमाम खामाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिटी 41, इतने अहम तरीन मसले को कौम के सामने उजागर करने के लिए आपने बहुत टाइमली इनिशिएट किया है। आमतौर पर किसी चीज़ का बड़ा बहरान आ जाता है, उसके बाद सब इदारे जागते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में मीडिया में भी चीखो पुकार सामने आती है, लेकिन आपने कब्र अज़ वक्त उस खतरे और उस खौफ को आप सामने ला रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पैरासिटामोल की जो रॉ मटेरियल है वो भी तैयार नहीं होता। आपका सारा रॉ मटेरियल जो है वो यूके से इंपोर्ट होता है, चाइना से इंपोर्ट होता है, इंडिया से इंपोर्ट होता है। अब जब आपने LC ओपन नहीं की और आपकी इंपोर्ट नहीं हो सकेगी तो उसके नताइज कितने खौफनाक होंगे इसका कौम को अंदाज़ा ही नहीं है। आपकी मेडिसिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए गए हैं काफ़ी हद तक, और जितना रॉ मटेरियल था वो इतना ज़्यादा बड़ी मिकदार के अंदर नहीं रखा जाता कि उसका एक बहुत बड़ा स्टॉक हो कि आपके पास महीनों LC ओपन ना हो तो आप उसको मैनेज कर सकें। तो जब मेडिसिन का बहरान आएगा तो यहाँ जो मरीज़ और उनके जो उनकी कीमतें बढ़ेगी, और उसके अलावा जो आप जानते हैं कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ी खौफनाक एक सूरत हाल हो सकती है। और पाकिस्तान के अंदर आप ऑयल बंद कर दें या मेडिसिन बंद कर दें, दोनों सूरतों के अंदर ये कौम सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी अपनी ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के हद तक आप कुछ कह सकते हैं, हमारा अपना कोई उसमें रॉ मटेरियल सोर्स हमारे पास अपना नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं बनाते। तो ऐसे मुल्क के अंदर से LC बंद करना ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये किसी बड़े बहरान को जन्म दे सकता है।
कहने के बड़े बुरहान को जन्म दे सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट को बंद करना और इसको जारी करने में तारीखी हरबे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं बैंकों की जानिब से, यकीनी तौर पर उसका तमाम तर असरात जो है वो बड़ी इंडस्ट्रियों के ऊपर मुरतब होंगे। और इसमें जो पेट्रोलियम से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में बढ़ती हुई महंगाई पर अफसरान ने सर जोड़ लिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा क्या तय पाया इजलास में? बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों को अशिया खुर्दनोश सरकारी रेटों पर मुकर्रर करदा रेटों पर जो है फराहम करने के लिए ज़िला इंतजामिया जो है वो मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। इजलास किया गया है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जहां ना सिर्फ हिदायत जारी की गई हैं कि मजीद शहर भर में प्राइस कंट्रोल के हवाले से मुकम्मल इक़दाम किए जाएँ ताकि शहरी जो हैं उनको कोई भी ऐसी चीज़ जिसका रेट जो है सरकार की तरफ से मुकर्रर किया गया है महंगे दामों ना मिल सके। ADC हेडक्वार्टर हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ रज़ा अवान साहब, इनसे भी पूछेंगे। काशिफ साहब, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव जो है वो योमिया की बुनियादों पे आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलसल महंगी होती जा रही हैं। जैसे अगर हम कहें मुर्गी के गोश्त की कीमत हो या खासकर प्याज की कीमत हो, तो कब तक इन तमाम तर चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल किया जाएगा और किस तरह से काम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डेली की जो हमारी प्राइस कंट्रोल की मीटिंग है ये एक परमानेंट फीचर है। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं इमरान हामिद शेख, वो डेली बेसिस पे जो है कीमतों को मॉनिटर खुद कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट अपने तय मुकम्मल कोशिश कर रही है कि पब्लिक को जो है वो अरजान नरखों के ऊपर चीज़ें जो है वो पहुंचाई जाएं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि गोश्त की प्राइस बढ़ती चली जा रही है या ऑनियन की प्राइस कम नहीं हो रही, तो इसमें ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लड जो है उसका एक अहम रोल था। ऑनियन अभी भी हम इंपोर्टेड ले रहे हैं और जिस रेट पे आ रहा है उस पे गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को दे रही है। और चिकन की महंगे होने की मेन वजह जो है वो इस वक्त फीड जो है वो दस्तयाब नहीं हो रही फार्मर्स को, जिस वजह से उनका जो चिकन है उसमें वेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है और इस वजह से रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि जिस तरह हिदायत जारी की गई है? अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब गोजरा में आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए महकमा खुराक मुतहरिक हो गया। बड़ी दुकानों को रोजाना की बुनियाद पर आटे की सप्लाई समेत 4 बड़े सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा खुराक के ज़रिए तमाम गोजरा भर में आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर सील पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो थैले जो हैं वो शहरियों को गवर्नमेंट के जो रेट है 648 रुपये उस पर फरोख्त किए जा रहे हैं। मेरे साथ फूड ग्रेन इंस्पेक्टर सीरुद्दीन बाबर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। असल मुझे बताइएगा कितनी जगह पे सील पॉइंट्स हैं और कितना आटा जो है वो शहरों को फराहम किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे गोजरा तहसील गोजरा में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद रमजान साहब और DC तोबा टेक सिंह की तरफ से हमारे गोजरा में 4 सेल पॉइंट हैं, जिनमें एक है जना पार्क उधर 850, इसके बाद फूड सेंटर इधर 800, तकिया फुमन शाह मंगी रोड 400 उधर है और पेंसर रोड पे नियर तबरेज मैरजाल 400 उधर है। इसके अलावा हम एक अपना किराना शॉप्स पर दे रहे हैं जो कि जिनको हमने रजिस्टर्ड किया, उनके फूड बिल लाइसेंस बनवाए हैं, उधर भी हम दे रहे हैं सब्सिडी वाला। गोजरा में सब किल्लत जो है वो तो बिल्कुल नहीं है। मजीद इसको कंट्रोल करने के लिए हमने अजाफी ये सेल पॉइंट लगवाए हैं ताकि किसी किस्म की आवाम को परेशानी ना आए। और इधर हर दुकान पे सेल पॉइंट्स पे 648 रुपये में हम आटा सेल करवा रहे हैं और वापर मकदार में सेल करवा रहे हैं। ऐसा किल्लत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी मेरे साथ ये बाजवा साहब भी मौजूद हैं, वो फूड ग्रेन शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हाफिज फरहान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, महकमा ज़राअत पंजाब ने किसानों के हिसाब किताब की मुश्किल हल कर दी। खाद हिसाब ऐप से ज़ेरे काश्त जमीन पर कौन सी और कितनी खाद इस्तेमाल होगी पता चलेगा। तफसीलात जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा इस ऐप के हवाले से। महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से किसानों की रहनुमाई के लिए खाद हिसाब मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जिसके बारे में किसानों को आगाही भी दी जा रही है। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अमजद गौसी मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं कि इस ऐप के इस्तेमाल से किसानों को क्या क्या रहनुमाई मिल सकती है, क्या फ़ायदा हो सकता है। खाद हिसाब ऐप लॉन्च हो गई है, क्या क्या इससे रहनुमाई मिल सकती है?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کھاد حساب ایپ جو ہے وہ ہم نے ذمہ کی رہنمائی کے لیے نکالی ہے، اور اس سے ذمہ کو دو طرح سے رہنمائی مل سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی مٹی کا تجزیہ کروایا ہے، اس کے پاس اس کی رپورٹ ہے، تو وہ ایپ میں آپشن دی گئی ہے، وہ رپورٹ اس میں اپنا تجزیہ درج کرے گا اور ایپ اس کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے گی کہ آپ نے جو گندم کی فصل کے لیے اتنی کھاد فاسفورس ڈالنی چاہیے، اتنی پوٹاش ڈالنی چاہیے، اتنی نائٹروجن ڈالنی چاہیے. اسی طرح تمام کراپس کے لیے، چاہے گندم ہے، مکئی ہے، کماد ہے، جو کوئی بھی کراپ ہے اس کے لیے وہ کیلکولیٹ کر سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس تجزیہ نہیں ہے تو پھر بھی یہ ایپ اسے کیلکولیٹ کر کے دے سکتی ہے کہ آپ کو اتنی کھاد ڈالنی چاہیے. پھر ہمارے ذمہ داروں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، پورا پیسے تھوڑے ہیں، تو یہ بھی آپشن ہے کہ آپ لکھیں گے جی میرے پاس 25,000 روپیہ ہے فرض کریں، تو ایپ آپ کو کیلکولیٹ کر دے گی کہ آپ وقار تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وکلا کی ہڑتال تیسرے روز میں داخل ہو گئی. ڈسٹرکٹ کورٹ فیصلہ آباد میں نئی درخواستیں دائر کرنا بند کر دی گئی. تفصیلات جان لیتے ہیں حاشر رائد سے. جی حاشر، بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سائلین کو؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے اندر جسٹس اور وکلا کا جو تنازع ہے وہ اس وقت زور پکڑتا جا رہا ہے، جس کے بعد آج بھی تیسرے روز پنجاب بھر کے اندر جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کی اپیل پر وکلا جو ہے وہ ہڑتال پر ہے، اور دوسری جانب ہڑتال کے بعد جو دائری برانچ ہے فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ کورٹس میں وہ بھی بند کر دی گئی ہے، جس کے بعد نئے کیسز کا جو اندراج ہے وہ بھی اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ رک چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ شہری جن کی جانب سے ضمانت و دیگر پٹیشن جو عدالت کے اندر دائر کرنی تھی، وہ ان کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے دائری برانچ بند ہونے سے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں وکلا رہنما. تو سر آپ بتائیے گا، دائری برانچ بھی بند ہے اور معاملہ جو ہے وہ بھی شدت پکڑتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسپیشلی دائری برانچ کے بند ہونے سے سائلین کو کس طرح مشکلات کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہ پنجاب بار کونسل کی طرف سے سٹرائک ہوئی ہے، کیونکہ 3 تاریخ کو بھی سٹرائک تھی، آج بھی سٹرائک ہے، جس کی وجہ سے دائری بھی بند ہے، اور سائلین بیچارے اتنی سفر، کوئی لیا سے سفر کر کے آ رہا ہے، کوئی جڑا والا سے سفر کر کے آ رہا ہے، کوئی سمندری سے سفر کر کے آ رہا ہے، اور یہاں پر تاریخ ہو رہی ہے، تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں جو ہماری عدلیہ ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو جسٹس ایٹ ڈور سٹیپ دیا جائے، انصاف ان کی دہلیز پر دیا جائے، کیونکہ جس طرح یہ حالات واقعات وکلا کے اور عدلیہ کے بن رہے ہیں، اس سے شدید تناؤ پیدا ہونے کا خدشہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ فی الفور ایک کمیٹی تشکیل دے کر ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ اس معاملے کو طے کیا جائے، کیونکہ اگر کسی نے ایز ہمدردی گاؤن دے دیا ہے تو اس کی نیکی کو قبول کیا جائے. کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.